किए हैं। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप ऑफ पोजेशन, क्यों क्यों नहीं रीड किए? ऑनलाइन सारे बुक्स मिल रहे हैं यार, तुम लोगों के पास फोन है? अरे आईसीएसआई की वेबसाइट पता है, इंस्टीट्यूट की, उसमें एकेडमिक पोर्टल में जाना, स्टडी मटेरियल, जो नोट्स चाहिए, जो मॉड्यूल चाहिए फोन में आ जाएगी। एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा, मत मार्क करो कुछ। इजी। चलो, जिन्होंने पढ़ा उनको अच्छा समझ आएगा जी। हाँ, बता दूं दोबारा, अभी अपन पूरा रिवाइज करेंगे, एक टॉपिक समझ लेते हैं। चलो, टॉपिक का हेडिंग देखो, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है, बाय पोजेशन। अब ओनरशिप और पोजेशन दोनों क्या है? हमारा होता है। पोजेशन मतलब हक हो गया हमारा उस पे, ठीक है। और पोजेशन हो गया मतलब कि अगर कोई रेंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दी हुई है, तो जिस पर्सन को दी है उसके पास उस प्रॉपर्टी का क्या है? पोजेशन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम पहले इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक में बता रहे हैं वो आपको कि अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ घर है, ठीक है, जो रेंट पे दिया हुआ है। अब जिस पर्सन ने दिया है, यानी कि ये ओनर है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, और ये टेनेंट है, एक पर्सन। अब जब ये इसको रेंट पे दे रहा है, इसको क्या क्या देगा? पोजेशन में क्या क्या आता है? घर यूज कर सकते हो आप, ठीक है, अंदर में जो भी अमेनिटीज है, फर्नीचर है, वो सब अभी आपका, जब तक आप मुझे मंथली रेंट दे रहे हो। क्या वहां का वाटर वो यूज कर सकता है, लाइट यूज कर सकता है, एयर। क्या ही इसको बोल सकता है कि भाई तू यहाँ रह सकता है लेकिन ये हवा तेरी नहीं है, ये जो हवा आएगी इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम दरवाजे बंद करके बैठोगे, तुम्हारे घर में कोई हवा अलाउड नहीं है, ठीक है। क्या ये इसको ये बोल सकता है कि जो अंदर पानी आएगा उस पर तुम्हारा हक नहीं है, जाओ नीचे कहीं से भी बकेट भर के पानी लेके और फिर यूज करो? क्या इसको ऐसा बोल सकता है क्या कि जो भी सनलाइट आएगी वो अगर आएगी सुबह तो तुम्हें अपने सारे कर्टन्स लगाने, तुम्हारे पास सनलाइट का भी हक नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बंद घर में रहने का हक है, इसी चीज के लिए तुम्हें मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं? नहीं बोल सकता। अगर आप रेंट पे दे रहे हो घर, तो ये ऑटोमेटिक राइट्स आते हैं ना। इसके लिए क्या हम लिखते हैं क्या, लैंड जो भी हवा आएगी, जो भी लाइट आएगी, वो सब इस पे, उस पे सबका टेनेंट को उस सब पे हक है? नहीं बोल सकते ना हम वो चीज। तो अभी इसमें ना लॉ दे दिया है कि अगर आपके पास कोई पोजेशन है, अगर आपके पास किसी चीज का पोजेशन है, तो इन सब की भी आपके पास ओनरशिप या पोजेशन ऑटोमेटिकली आती है। ये सारे बच्चों क्या होते हैं? ईजमेंट राइट्स। हमने ये चीज पढ़ी है पहले भी, ईजमेंट वर्ड, ठीक है। ईजमेंट यानी कि यहां से जो भी एयर आ रही होगी, जो भी वाटर आ रहा होगा, उस पर सब पब्लिक का राइट है, इसको कोई नहीं रोक सकता। वे क्या कोई आपको बोल सकता है यार हमारे घर के सामने से जो रोड जाती है ना, वहां से आप क्रॉस नहीं हो सकते, यहां से कोई क्रॉस नहीं होगा? ये अब ऑफकोर्स एक सोसाइटियल एरिया है, आप एक सोसाइटी के अंदर हो तो कोई वहां को एरिया नहीं बनाएगा ना, अब कोई सोसाइटी के अंदर से रास्ता तो नहीं निकाल सकता क्योंकि वो बंद है, दो दरवाजे हैं। रोड पे अगर आपका घर है तो आपको कोई बोल सकता है कि ये जो राइट ऑफ वे है ये सिर्फ हमारा है, आप इसमें नहीं आ सकते। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो वो जो वे वाला राइट है वो भी ईजमेंट के अंदर कवर होता है। ईजमेंट का ना बच्चों एक अलग से एक्ट भी आता है, ठीक है, कि कल को अगर आपको कोई सनलाइट इन सब के लिए रोकना चाहे तो आप इस एक्ट के थ्रू जा सकते हो। अब कैसे कोई रोकता है आपको? जैसे कि एक ये घर बना हुआ है, एक और घर बना हुआ है, एक और घर बना हुआ है, ठीक है, ये तीन घर हैं। इस पर्सन ने सोचा कि मैं यहाँ पे भी एक घर बनाऊंगा, मतलब घर के ऊपर भी घर। अब यहां से सनलाइट आ रही है, इन दोनों को अफेक्ट होगा, चलो इसको थोड़ी बहुत मिल भी जाएगी, इसको तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये इस पे एक्ट फाइल कर सकता है कि तुम ऊपर घर नहीं बना सकते?
तो फिर उसकी तो सनलाइट चली गई, तो फिर उसको तो नहीं मिलेगी। नहीं कर सकता। ईजमेंट एक्ट में है कि अगर ये घर बनने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर आपको कोर्ट के पास जाना है तो आप जा सकते हो कि हमारी लाइट अफेक्ट हो रही है। अभी जो हम पढ़ेंगे ना लॉ में क्या लिखा है, एक्विजिशन बाय ओनरशिप ऑफ पोजेशन, उसमें भी ऐसे मेंशन है कि एक टाइम पीरियड मेंशन है कि अगर आप उस टाइम पीरियड तक इस एरिया को या इस चीज को यूज कर रहे हो तो आप कोर्ट में आके बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये अगर बन गया है उसके बाद आप नहीं बोलोगे इसका घर तोड़वाओ, इसने कैसे बना लिया। जब वो बनना स्टार्ट हो रहा था तुमको समझ आ रहा था कि ये बनेगा और तुम्हें अफेक्ट होगा, तब तुम आके अपने राइट के लिए कोर्ट में बोल सकते हो। ठीक है, सेक्शन 25 देखो, सेक्शन 25 अप्लाइज टू एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स, मतलब कि राइट ऑफ लाइट, एयर, वाटर, इन सब का आपको अक्वायर आप कर सकते हो। इट प्रोवाइड द राइट टू एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर और वे और वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर और एनी अदर ईजमेंट हैव बीन पीसफुली और एंजॉयड विदाउट इंटरप्रिटेशन फॉर 20 years। मतलब 20 साल तक अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, और अगर गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट 30 साल से उसको यूज कर रही है उस प्रॉपर्टी का, शैल बी एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल, मतलब कि आपसे ये कोई छीन नहीं सकता। बहुत सिंपल। एक बार क्या हुआ था, एक ये पार्क है, ठीक है, एक अंकल है, एजिड है, ठीक है, रोज इस पार्क में जाते हैं, इस कॉर्नर में जाके अपनी एक्सरसाइज वगैरह, अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड, मी टाइम स्पेंड यहाँ पे वो करते हैं, डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जाते हैं। रिटायर्ड हैं तो अब अपने पार्क में घूमते हैं। पार्क किसका है? इनका है क्या? पब्लिक प्लेस है, ठीक है। अब जब पार्क में आप जा रहे हो रोज चिल करने, यहां पे एक ना फैक्ट्री बन रही है। क्या बन रही है? फैक्ट्री बन रही है। अब वो फैक्ट्री बन जाएगी तो उसकी पूरी जो भी डस्ट होगी या वेस्ट होगा वो यहीं यहीं फेंकेंगे वो लोग, ठीक है, उससे भी अफेक्ट हो सकता है पार्क, ठीक है। अब पार्क तो अफेक्ट हो गई, तो बाकी लोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया, इस पर्सन ने बोला मैं एक्शन लूंगा, मैं इस फैक्ट्री के अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, क्योंकि मैं अब एक्सरसाइज कहाँ करूंगा। एक तो मैं एजेड में घर तो शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं नया पार्क भी नहीं बना सकता, मैं रिटायर्ड नौकरी वाला पर्सन, पेंशन आती है। दूसरा कि मैं जब वहां डेली जा रहा हूं और मैं अब क्या करूंगा, ठीक है। इस फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन होने से पहले क्या ये इस पे केस फाइल कर सकता है क्या? पर वो तो इस पार्क का ओनर नहीं है, पर उसका क्या राइट है उस जगह पे? वो कोर्ट बोलेगा, एक पर्सन है, कोर्ट बोलेगा बाकियों को कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे आपसे क्या करना। एक बूढ़ा आदमी अगर आके बोल रहा है फैक्ट्री नहीं बनेगी, तो कोर्ट उसकी क्यों सुनेगी? पॉइंट है, उसके पास राइट्स है कोर्ट जाने के लिए। पर एक जनरल तो मैं जज सोचो कि वो पार्क आता है मॉर्निंग इवनिंग, वो बोल रहा है मेरे पास ईजमेंट राइट्स हैं, ये राइट टू वे, लाइट, वाटर, ये पार्क के जो भी है ये मेरे पास राइट्स हैं, मुझे यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बनानी इस सेक्शन 25 के हिसाब से। तो फिर कोर्ट क्यों सुनेगी? कोर्ट थोड़ी यहाँ सोचेगी ओ सबको प्रॉब्लम होगी तो मैं सुन लेता हूँ। कानून अंधा है, पट्टी बांध के कहते हैं। कोर्ट बोल सकती है उसको घर में एक्सरसाइज करो, अब तो फैक्ट्री बन रही है वहां पे। फैक्ट्री भी तो पब्लिक के लिए बनेगी, उधर पे प्रोडक्शन होगा, कुछ ना कुछ पब्लिक को मिलेगा ही। सोचो सोचो सोचो। देखो वो कोर्ट तो जा सकता है, ठीक है। अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट बोलेगा सेक्शन 25 जो अभी हम देख रहे थे कि आपके पास ईजमेंट राइट्स हैं, इसके पास ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है पर ये रोज जाता है, इसके पास ईजमेंट्स का पोजेशन है। ये कुछ पार्क में बस वो जो 20 रुपए होंगे पार्क की एंट्री के लिए, आज की डेट में 50 रुपीज मान लो, उस टाइम पे 20 रुपीज मान लो, ये वो देता होगा, पार्क में जाके चिल करता होगा, 5 रुपीज देता होगा जो भी। तो इसके पास उस लाइट एयर का पोजेशन है, ठीक है। अब अगर ये 20 इयर्स तक, 20 इयर्स हो गए हैं इसको इस पार्क में जाए हुए, तभी तो हम बोल रहे हैं ना वो रोज सुबह शाम जाता है, वो एजेड आदमी है, तो वो 20 इयर्स तक अगर इस पार्क में जाता है तो वो अपने उस फैक्ट्री के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है बिफोर, मतलब जब उसका कंस्ट्रक्शन
चल रहा था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब कोर्ट एक और लाइन बोलता है 30 years in case of government। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो आपके पास, आपने 30 साल तक यूज किया तो आप लेके आओ, मतलब 20 साल आपको होने ही चाहिए, उसके बाद आप बोल सकते हो कि मेरा राइट एब्सोल्यूट है और इनडिफीजिबल है, मतलब इससे मुझे कोई छीन नहीं सकता। सच पीरियड ऑफ 20 years शैल बी द पीरियड एंडिंग विद इन 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब पहले क्या लिखा था 20 साल, अब क्या बोल रहे हैं, इस 20 साल को हम मान लेंगे शैल बी एंडिंग विद इन 2 years, मतलब उसके पहले 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब सपोज ये गया फैक्ट्री कोर्ट गया कि जज साहब मैं तो 20 साल से जा रहा हूं, मैं 18 साल से जा रहा हूं, मुझे तो यहाँ पे ही एक्सरसाइज करनी होती है, मैं और कहीं नहीं जा सकता, मेरा घर छोटा है, मुझे यहाँ से लाइट मिलती है, एनर्जी आती है। ठीक है, सारी चीजें उसने अपनी प्रूव करी, प्लस इस फैक्ट्री वाले ने बोल दिया सेक्शन 25 के हिसाब से भैया 20 साल होने चाहिए, अभी आपके 2 साल बाकी हैं, आप रहने दो, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। तो उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया अगर 18 भी हो गए होंगे ना तो भी हम ले लेंगे। ठीक है, मतलब 20 साल होने चाहिए हमने मेंशन कर दिया, 30 साल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो भी पर अगर विद इन 2 years आप आ रहे हो, मतलब बस खत्म ही होने वाला है 20 साल और आप आ रहे हो कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं, अभी 1 साल बचा है, अभी 2 साल बचा है, तो हम आपकी चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। तब हम फैक्ट्री को बोलेंगे कि आप नहीं खोल सकते यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके कहां पे राइट्स हैं, पोजेशन ऑफ ईजमेंट राइट्स। बहुत छोटा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने, देखो सिर्फ इतना ही पैराग्राफ है। सेक्शन 25 क्या बोलता है, एक्विजिशन ऑफ easements, it provides the right to access use of water, air, light, water course, use of water or any other easement which have been peacefully enjoyed without interruptions of 20 years, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में 30 years। तो अगर आपको इतने साल हो गए होंगे तो आप एब्सोल्यूट राइट्स एंजॉय कर सकते हो, और विद इन 2 years ऑफ इंस्टीट्यूट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुए हैं तभी भी आप कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, इसको एक बार बस रीड कर लेना। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आप नहीं जा रहे हो लिमिटेशन में, आप स्टैट्यूट बस आपको एक रेमेडी को बाहर लगा दे रहा है, आपके राइट्स कहीं खत्म नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं है ये। अब देखो, अब शेड्यूल है, इसके बाद सीधे शेड्यूल्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्स हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था कि उन्होंने बताया हुआ था कि कैसे सूट्स किस टाइप के, कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है उनमें। ठीक है, अब शेड्यूल को समझने के लिए पहले मैं क्लासिफिकेशन समझाती हूँ। हमने क्योंकि देखा था 30 साल, 12 साल, 2 साल, 3 साल सबके लिए दिए हुए हैं। ठीक है, देखो ये शायद तुम्हारे शेड्यूल के लास्ट में दिया होगा क्लासिफिकेशन, पहले समझ लो फिर अपन ढूंढ लेंगे। ठीक है, स्क्रीन में समझ लो। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस में बी क्लासिफाइड। पीरियड ऑफ 30 years हमेशा मैक्सिमम पीरियड है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है, कोई भी और मैटर के लिए आपको 30 साल से ज्यादा पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, मतलब मैक्सिमम पीरियड जब तक आप कोर्ट पे आ सकते हो वो कितना है, 30 साल, वो भी कुछ केसेस में जिसमें क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। तो 3 काइंड ऑफ सूट्स होते हैं। ठीक है, 3 kinds of suit होते हैं। सूट बाय मॉर्टगेजर्स फॉर रिडेम्पशन और रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज। इसके लिए आपको कितने साल है, 30 साल है। ये क्या बोल रहा है, मॉर्टगेजर कौन, जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रखी होगी। जैसे कि एक बैंक है, बैंक ने लोन दिया, एक पर्सन ने इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के नाम पे एक प्रॉपर्टी रख दी। ठीक है, इसको, ठीक है, लोन इसको मिला और इसने प्रॉपर्टी रख दी और बोला ये मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अब आपने लोन तो पे ऑफ कर दिया है, लेकिन जो सिक्योरिटी आपने दी थी वो आपको वापस नहीं मिली है, तो आप उसी की रिकवरी के लिए अगर सूट फाइल करना चाहते हो तो आप कब तक जा सकते हो कोर्ट, 30 साल तक। ठीक है, सूट बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर। अभी तक इसकी बात कर रहे थे, मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहा था, अब ये कौन है, मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर। अभी देखो बैंक ने क्या किया था, लोन दिया था, क्या इसने लोन पे किया,
यहाँ पे मॉर्टगेजी कौन है? बैंक है ना, और ये मॉर्टगेजर है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसने लोन रीपे नहीं किया है, इस कोर्ट में गए, ठीक है। मॉर्टगेजी ने बोला मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, ठीक है। इसने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो इसने बोला ठीक है जब दोगे ना तब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस दूंगा। तो जो फोरक्लोजर वर्ड है ना, इसका मतलब है ये ओनर जैसा। तब तक ओनर कौन है प्रॉपर्टी का? बैंक, ठीक है। तो सूट बाय बैंक, तो बैंक के पास भी 30 साल है कि वो मॉर्टगेजी बन के सूट फाइल करना चाहता है अगेंस्ट मॉर्टगेजर फॉर फोरक्लोजर। भाई हमारा पैसा वापस दो और अपनी प्रॉपर्टी लेके जाओ। तो वो बोल रहा है पैसे ही नहीं, तो बोला ठीक है तब लेके जाना जब पैसे आ जाए, इसका मैंने सूट फाइल कर दिया। क्योंकि उसको प्रॉपर्टी या तो वो बेच के ले लेगा या तो फिर वो कैसे भी करके कोर्ट के थ्रू तुम्हें बोलेगा लोन पे ऑफ करो। सूट बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब गवर्नमेंट को तो 3 साल दे रखे, 30 साल दे रखे उन्होंने, ठीक है। तो सूट बाय मॉर्टगेजर्स फॉर रिडेम्पशन और रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, तो जो मॉर्टगेजर जब बोल रहा है उसको भी 3 साल 30 इयर्स है। जो मॉर्टगेजी अगर अपने फोरक्लोजर के लिए जा रहा है तो उसके पास भी कितने हैं? 30 इयर्स, और गवर्नमेंट के पास भी 30 इयर्स। अब 12 इयर्स किसके पास होते हैं? 12 इयर्स इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ लिमिटेशन पीरियड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स यानी जब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम कुछ डोनेशंस देते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई सूट फाइल करना है या डोनेशन के लिए किसी और को सूट फाइल करना है, तो उनके पास कितना टाइम है? 12 साल। तो 30 साल हमने तीन टाइप के लिए पढ़ लिए। 12 इयर्स जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टीज और डोनेशंस और ट्रस्ट, ठीक है। अब 3 साल हमने बहुत बार 3 साल तो बहुत ही सुन लिया है, ठीक है। अब 3 साल किनको होते हैं? पीरियड ऑफ 3 इयर्स हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिक्लेरेटरी सूट्स, सूट्स रिलेटिंग टू डिक्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक हम इमूवेबल, तो इमूवेबल के लिए 30 या 12, मूवेबल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 साल, तो उसमें भी अकाउंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपके कोई बेसिक अग्रीमेंट्स को लेके, डेक्लेरेटरी सूट्स यानी फिर कि जब आप कोर्ट को कन्विंस कर रहे हो कि डिफेंडेंट ने मेरे साथ ये गलत किया है। ये ऐसे सिंपल उन्होंने टाइप्स दिए क्योंकि हर जगह उन्होंने शेड्यूल में एक एक चीज बताई है कि आखिर इस मैटर के लिए कितने साल, इस मैटर के लिए कितना टाइम, ठीक है। अब पीरियड ऑफ वेरिएशंस वेरिंग बिटवीन 1 to 3 years, तो प्रिस्क्राइब सूट्स फॉर रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, other miscellaneous matters where no period of limitation provided in the schedule of act, तो वो 1 से 3 के बीच में खेलते रहेंगे। फिर पीरियड वेरिंग बिटवीन 90 to 10 days, the minimum period of limitation of 10 days is prescribed for application for leave यानी इसको समझ लो तुम परमिशन। हमेशा अपन रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज हमारी एप्लीकेशन ले लो, लीव टू सू, लीव टू ये, तो हम तब कोर्ट से क्या कर रहे हैं? परमिशन लेते हैं कि हमारी फाइल को एक्सेप्ट आप करो। टू अपीयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। व्हाट इज समरी प्रोसीजर? शॉर्ट प्रोसीजर, परफेक्ट। शॉर्ट कैसे होंगे प्रोसीजर्स? एक एग्जाम्पल देती हूँ। समरी प्रोसीजर्स क्या होते हैं? समरी सूट्स फाइल होते हैं, ठीक है, जिसमें क्विक जज जल्दी ले लेता है एप्लीकेशन और क्विक डिसीजन देता है। कैसे? जैसे एक बंदे ने बोला, सपोज पलक ने बोला कि दिशा उसके पैसे लेके भाग गई है, ठीक है। अब पलक के पास प्रूफ है, सारे एविडेंस हैं कि पैसे लिए थे, कैमरा की रिकॉर्डिंग्स हैं कि वो पैसे मैंने उसको दिए थे, सब दिया था, अब वो रिटर्न नहीं आए हैं, उसके पास सारे प्रूफ्स हैं। वो कोर्ट गई, समरी सूट फाइल किया कि मेरे पास ये प्रूफ है। दिशा को एक हियरिंग में बुलाया, बताओ क्या है? वो बोल रही नहीं, मेरे घर में ना शादी थी इसलिए मैंने पैसे मैं नहीं लौटा पाई हूँ, मैं बाद में दूंगी या नहीं दे पाऊंगी। उसने ये बोल दिया, तुरंत डिसीजन आ जाएगा, भैया इसको इतने पैसे आपको विथ इंटरेस्ट देने हैं, बात खत्म, ठीक है। जब हम डिफेंडेंट को डिफेंड ही नहीं करने देते हैं आगे, तो उसको हम बोलते हैं समरी प्रोसीजर। हम उसको ज्यादा बोलने ही नहीं देंगे, हम एक बार सुन लिया आपका, हमारे पास सारे एविडेंस है, अलग ही समझ आ रहा है कि आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं समरी प्रोसीजर। तो हमने देखे 3-4 टाइप के क्लासिफिकेशंस। पहला हो गया 30 इयर्स। 30 इयर्स में क्या होगा? मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी और गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों कवर हो, तीनों कवर हो गए। 12 इयर्स में हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और एंडोमेंट्स।
अब 3 इयर्स में हमने देखा कौन कौन से, अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डेक्लेरेटरी सूट्स, डिक्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स और फिर रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब एक ही चीज है। डिक्री यानी ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट्स यानी जब आपके पास रजिस्ट्री हो, ठीक है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो प्रॉपर, ठीक है, आपके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। अब पीरियड 1 to 3 ईयर किस में जाते हैं, टॉर्ट्स, मिसलेनियस और जिनका कोई भी पीरियड शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। और फिर 10 डेज किस में जाते हैं, समरी प्रोसीजर्स में, ठीक है, या फिर कोई आपने परमिशन लेनी है तो। अब तुम्हारे शेड्यूल में देखो बहुत सारे टाइम लिमिट्स दिए हैं। पहला है रिलेटिंग टू अकाउंट्स, ठीक है, उसके बाद रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स पार्ट 2, पार्ट 3 में रिलेटिंग टू डिक्लेरेशंस, सूट्स रिलेटिंग टू डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो अभी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, टॉर्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मिसलेनियस मैटर्स where no period has been prescribed, और सेकेंड डिवीजन में अपील्स वगैरह दिए हैं, ठीक है, अपील्स एप्लीकेशन जिसमें किसमें 30 डेज, ये तो मैं एक बार रीड करके आना, ठीक है। अब मैं देखो नीचे लास्ट में क्लासिफिकेशन दिया है जो अभी अपन ने पढ़ा, देखो बुक में दिया होगा लास्ट में। नाइन्टी टू 10 डेज एप्लीकेशन, अपील्स और इन सब के लिए मिलता है ना आपको 30, 45 और 90। अब जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है लिमिटेशंस, जो हमें हमेशा याद रखने, इट्स नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस, हमें ओवरऑल भी हमेशा पता होने चाहिए कि आखिर लिमिटेशन पीरियड कितना है इन चीजों के लिए। देखो, सूट फॉर मनी पेबल और मनी लेंट, बताओ कितना टाइम, 3 इयर्स, ठीक है। फिर कहां से चालू होगा, फ्रॉम द टाइम व्हेन द लोन इज मेड। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट, कितना टाइम, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमने देखा है 3 इयर्स, ठीक है। अब अपील, सीधे यही है ना, हाँ, अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय सेशन कोर्ट्स और बाय हाई कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, क्योंकि अपील है तो हमने देखा था अपील एंड एप्लीकेशन में जनरली 6 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड मिलता है, और हमें पता है अपील 30 दिन में करनी होती है, ठीक है। तो अपील किसके लिए है, आपको गलती से क्या कर दिया है, अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस दे दी, मतलब 20 साल का इम्प्रिजनमेंट आपको दे दिया है, ठीक है। अब पास बाय द सेशन कोर्ट, किसने दिया है, सेशन कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने। अब उसके अगेंस्ट आपको जाना है, तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो या फिर आप हाई कोर्ट में जा रहे हो, तो आपके पास कितना टाइम है, 30 डेज। सूट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स, सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी 3 इयर्स, सूट बाय मॉर्गेजर रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड 30 इयर्स, सूट्स फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, किसी ने आपको रेंट नहीं दे रहा है तो आपके पास 3 साल है, ठीक है। फिर सूट फॉर एन अकाउंट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 3 साल, ठीक है। सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस ड्यू टू अदर सीमैन, सीमैन पता है सबको, सेलर, ठीक है। सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस ड्यू टू अदर एम्प्लॉइज 3 साल। सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस फॉर फूड और ड्रिंक सोल्ड बाय, अब होटल गए, रेस्टोरेंट गए, पैसे देके वापस नहीं आए, रह के आ गए 5 दिन, तो फिर कितना टाइम है, 3 साल। सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जब आप जेल से बाहर आ जाओगे ना उसके बाद 3 साल स्टार्ट होंगे, ठीक है। आपको गलती से 3 साल, आपको गलती से 1-2 साल के लिए जेल भेज दिया गया, ठीक है, आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुई, आपको नहीं मिलनी चाहिए थी वो जेल, तो अब आप ये तो बोल नहीं सकते मेरे वो 2 साल वापस दो, बोल सकते हो क्या 2 साल जो मैंने जेल, तो आप उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्स, सेम चीज लिखी है, ठीक है, इसको कट कर दो। सो हाँ वो 1 ईयर लिखा है पर है सेम चीज, ठीक है। अब सूट फॉर मॉर्गेज फॉर एनफोर्समेंट पेमेंट फॉर मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 साल। सूट फॉर लीव परमिशन टू पेपर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर 10 डेज, ठीक है। ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये मैं तुम लोगों को दे दूंगी। अब आ जाओ एक बार फटाफट कैसे आंसर लिखना है, कैसे हमें रिवीजन करना है, ठीक है। क्या इस बुक में क्वेश्चंस है,
देखो क्वेश्चंस देखो बुक में जो है पहले, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 5। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है हमें? मतलब सफिशिएंट कॉज कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो क्या है डेफिनेशन? मैं ऐसे पूछ रही हूँ, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन क्या है तुम्हारे हिसाब से? सफिशिएंट कॉज क्या है? इन व्हाट केस सफिशिएंट कॉज मिलेगा? अब सूच में नहीं है, ठीक है। सूच में फिर क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए सूच में आप सफिशिएंट कॉज को कवर नहीं कर सकते। सफिशिएंट कॉज भी एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए जिसमें कोर्ट बिलीव करता है कि ओके इसलिए आप नहीं आ पाए। देयर आर लॉट ऑफ सफिशिएंट कॉज आल्सो एक्सप्लेन्ड, उसमें से एक दो हम एक्सप्लेन भी, एक दो पॉइंट्स भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन वन स्टार्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ये कौन सा सेक्शन है? 9, ठीक है। इन विच काइंड ऑफ सूट्स मैक्सिमम 30 इयर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट, 3 पढ़े हमने क्लासिफिकेशंस और गवर्नमेंट, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन अच्छे से एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकी सबको। हाँ हाँ हाँ, अगर बीच में इंटरेस्ट या पेमेंट आ गया तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, तो क्या है? ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, उसमें लिखा है आपके पास एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट राइट्स। वो राइट्स कौन से हैं? एयर, वाटर, लाइट, वे, ठीक है, वाटर कोर्स, इन सबको लेके आपके राइट्स हैं। अब अगर आप ये राइट्स अगर आप 20 साल तक यूज कर रहे हो तो आपके पास क्या है इस राइट का? एब्सोल्यूट और इंडिफिजिबल है ये राइट्स, ठीक है। अब अगर आपके ये विद इन 2 इयर्स खत्म होने के, बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, विद इन 2 इयर्स, ये 20 इयर्स में अभी टाइम है, तो आप तो भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड अंडर लिमिटेशन एक्ट? बताओ बताओ। रॉन्ग एडवाइस बाय एडवोकेट, मिस्टेक ऑफ काउंसिल, मिस्टेक ऑफ लॉ, serious illness, imprisonment, father is not well, misadvice, wrong advice, क्या क्या? चलो, अब हमको लिमिटेशन एक्ट में प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, हमने सारे टॉपिक, सारे सेक्शंस याद हो गए हमें इसके, ठीक है। चलो एक बार फटाफट फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज खोलना। सबसे पहले हमने देखा था लिमिटेशन पीरियड क्यों है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, क्या क्यों है ये लिमिटेशन एक्ट, क्यों है? टाइम पीरियड बताता है, किसी भी चीज के लिए आपको एक टाइम पीरियड बताता है। सारी सिविल प्रोसीजर्स को एप्लीकेबल है, ठीक है। और कुछ स्पेशल क्रिमिनल केसेस के लिए एक टाइम पीरियड किस चीज के लिए बताता है कि आप कोर्ट कब तक आ सकते हो इस चीज का, कोई भी सूट फाइल करने, सूट, अपील, एप्लीकेशन कुछ भी लेके, ठीक है। तो आपको हमने क्या बता दिया है? टाइम पीरियड, ठीक है। अब एक केस लॉ पढ़ा था हमने, बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या बताया है? बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। तो आपकी जो रेमेडी है कि आप कोर्ट आ सकते हैं, उसमें हम क्या लगा देते हैं? बार, बार लगा देते हैं, मतलब हम आपको रोक रहे हैं कि अब आप कोर्ट नहीं आ सकते। आपको हो गए 3 साल, 12 साल, 30 साल, जो भी मैटर है आपका, उस हिसाब से जो लिमिटेशन पीरियड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, अब आप कोर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन हम आपके राइट को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट के बाहर अपना राइट यूज करना चाहते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शन 3, सेक्शन 3 है बार ऑफ लिमिटेशन। ये क्या बोलता है? कोर्ट की ड्यूटी है कि नहीं एक्सेप्ट करें। हाँ वही बोली, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि देखना है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सीड हो रहा है कि
नहीं। तो हमें याद करना है, देखो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन इन केस में इफ बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड आप जाते हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद द सूट, अपील और एप्लीकेशन। ठीक है, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो आपको बताएगा आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, अब मैं आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं कर सकता। प्लस अगर डिफेंडेंट ने बोल दिया तो ठीक, डिफेंडेंट ने मतलब अदर पार्टी ने अगर बता दिया लिमिटेशन खत के बाहर आया है तो ठीक है, नहीं बताया तो भी कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको देखना है कि लिमिटेशन का बाहर है कि नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, फिर हमने सेक्शन 5 पढ़ा है। सेक्शन 4 न्यू को नहीं है, ओल्ड में है। अगर पब्लिक हॉलीडे होता है ऐसा कोई दिन कि कोर्ट में क्या है, स्ट्राइक चल रही है या फिर कोर्ट बंद है ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको जस्ट नेक्स्ट डे उसका मिल जाता है। अगर उस दिन आपका पीरियड खत्म हो रहा है, जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है, उसके नेक्स्ट डे आपको एक दिन और मिल जाएगा एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सेक्शन 5 क्या है ये, सफिशिएंट कॉज। इसमें देखो पॉइंट्स कैसे लिखना है। ये क्या करता है, अलाउ करता है एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको अलाउ करता है अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो। अब सफिशिएंट कॉज क्या होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल है आपके, ठीक है, ऐसा कॉज जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था इसलिए आप कोर्ट नहीं आ पाए। अब ये सफिशिएंट कॉज सिर्फ और सिर्फ अपील और एप्लीकेशन को ही एप्लीकेबल है, मतलब आपको आगे अपील करनी है तो आप बोल सकते हो सफिशिएंट कॉज था इसलिए लिमिटेशन पीरियड के बाद आप आया हूं, ये मेरे पास ऐसा था, मैं सर जेल में था, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैं कहां से आता एप्लीकेशन देने, तो फिर कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। अब सेम चीज एप्लीकेशन में, आप सूट्स में ये चीज नहीं फॉलो कर सकते, क्यों, क्योंकि अपील और इसके केस में आपके पास कुछ दिन होते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स, और सूट्स के केस में 12 इयर्स तक का टाइम आपके पास होता है, जो 30 इयर्स है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब कुछ सफिशिएंट कॉज देखे थे हमने, ये मेरे साथ, मैं एक बोल रही हूँ दोबारा रिपीट करूँ तो मैं पूरे 8 के 8 याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने आपको क्या किया है, मिसलेड किया है। मेरे बात बोलो, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ, क्यों, क्योंकि उन्होंने मिसलेड किया। अब इन सर्टेन केस मिस्टेक ऑफ काउंसिल, ठीक है, ऐसे मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। अब रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय, तो बोलो रॉन्ग, अब imprisonment of the party और serious illness, अब imprisonment of party और serious illness, ठीक है। अब time taken for obtaining certified copies, non availability of the file of the case, ये इसको कहता कुछ भी, ठीक है, कि जब फाइल नहीं मिल रही थी, ये सफिशिएंट कॉज नहीं है, लेकिन ये आप नहीं बोल सकते सर फाइल नहीं मिल रही थी हमको इसलिए हम नहीं आ पाए, ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ फादर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफेंडेंट, मतलब अगर आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है तो, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, सफिशिएंट कॉज। कोर्ट ये बातों को एक्सेप्ट कर लेगी कि ठीक है इसलिए आप हमारे पास नहीं आ पाए, बोलो, तो भी बोल सकते हो। लॉ में तब 1963 में फादर वाज द होस्ट ऑफ द फैमिली, तो इसलिए सिर्फ फादर वर्ड मेंशन कर दिया है। फैमिली मेंबर लिखना चाहिए उनको कायदे से, अब वुमेन एम्पावरमेंट आ गया है तो लॉ में आ जाता है फैमिली मेंबर, ठीक है। अब सेक्शन 6, 7 और 8 हमने साथ में पढ़े हैं, 6, 7 और 8। जब 6 पूछेगा तो आपको सीधे बताना है लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है। लीगल डिसेबिलिटी यानी इडियट, इनसेन, माइनर और इडियट, ठीक है। अब सेक्शन 6, 7 और 8, जब 6 में हम बोलते हैं अगर कोई इनसेन है, कोई पागल है, कोई माइनर है, कोई 18 साल से छोटा है, या कोई इडियट है जिसमें दिमाग नहीं है, तो अगर इन 3 लोग हैं तो इन लोगों को हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड करने देंगे तब जब इनकी ये लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट ही तब करेंगे जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 7 बोलता है कि अगर सेवरल लोग हैं तो फिर जब सबकी लीगल डिसेबिलिटी होगी तब खत्म होगी। अब लिखना कैसे है, सेक्शन 6 बोलता है
कि अंडर डिसेबिलिटी टू एक्सरसाइज द लीगल राइट विद अ सर्टेन टाइम, इसको ना यहां से पढ़ो, सेक्शन 6 में लिखना है, इट एक्सटेंड्स द पीरियड फॉर लिमिटेशन ऑफ अ पर्सन हु इज इनसेन, माइनर और इडियट, ठीक है। और सेक्शन 7 बोलता है, दिस अप्लाइज व्हेन वन और आउट ऑफ सेवरल पर्सन्स हु कैन नॉट फाइल अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो कोई एक या फिर सब कोई, तो जब इनकी डिसेबिलिटी खत्म होगी तब वो कोर्ट आ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 8, सेक्शन 8 दोनों सेक्शंस को कंट्रोल करता है, 6 और 7 को कहीं ना कहीं उनका एक्सेप्शन है। उसमें फिक्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता दिया है कि 3 इयर्स रहेगा और विच एवर इज लेस, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल पीरियड ही ज्यादा है तो फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन आप वो पीरियड को स्टार्ट कर दो, ठीक है। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम में हमें सिर्फ ये चीज याद हो सकती है तो बहुत अच्छा है, ये 2 पैराग्राफ, ठीक है। दोनों में क्या है, द टाइम व्हेन इट हैज कमेंस्ड टू रन इन एनी केस विल नॉट सीज टू बी सो बाय रीजन ऑफ एनी सब्सिक्वेंट event. Thus, when any statute of limitation is begun to run, no subsequent disability or inability will stop this running. ठीक है, कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी इसको नहीं रोकेगा। अब सेक्शन 12 से 24, बेसिकली सेक्शन 12 में अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे थे जहां पे कुछ टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करते हैं। वो टाइम पीरियड कैसे है, सूट, अपील और एप्लीकेशन, ठीक है। सूट, अपील और एप्लीकेशन के केस में, सूट के केस में हमने देखा है जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, बिगन टू रन। अपील के केस में बिगन टू रन, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और obtaining a copy of decree, order, sentence और judgment। अब इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू, तो फिर बिगन टू रन, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट या फिर ऑब्टेनिंग ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट, सेंटेंस, ठीक है। इन केस ऑफ एप्लीकेशन टू सेट एन असाइड एन ऑर्डर, अवार्ड, पीरियड में और जिस दिन आपको अवार्ड की कॉपी लेनी थी, और फिर लास्ट में नैनी दिक्कत अदर केस एप्लीकेशन जब पीरियड स्टार्ट होगा। फिर पॉपर में क्या लिखा है, परमिशन ले रहा है वो कि मेरे को बिना फीस के कोर्ट में आने दो, ठीक है। पॉपर यानी पुअर पर्सन, ठीक है। अब वो परमिशन ले रहा है कि मुझे कोर्ट में आने दो बिना कोर्ट फीस भरे। अब वो उसने आया, वो कोर्ट, एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देखी, बिना कोर्ट फीस के लग गई है वो, फिर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो हम उसको फ्रेश, हम उसका लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन देंगे कि ठीक है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हम ये टाइम पीरियड जितना आपको लगा है एप्लीकेशन देने में और रिजेक्ट होने में वो हम एक्सक्लूड कर देंगे और सेम वे में आपका मैटर हैंडल करेंगे, और एक लिमिटेड सफिशिएंट को रीजनेबल कोर्ट फीस हम आपको देंगे कि ये भरो और फिर अपना मैटर कंटिन्यू करो। एक्सक्लूजन फॉर टाइम बोनाफाइड टेकन इन कोर्ट ऑफ विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 14, ठीक है। इसमें क्या हो गया, उसमें 4 पॉइंट्स हैं। सेम इशू, गुड फेथ में आए थे, और प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग्स, क्या नहीं था, ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, ठीक है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन था। अब एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, ठीक है। अब सेक्शन 15 के बहुत सारे पॉइंट, सबसे पहले स्टे ऑन इंजंक्शन, तो वो अगर जब तक है तब तक आप पीरियड एक्सक्लूड करवा सकते हो। नेक्स्ट, सेंशन और कंसेंट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज लेनी हो तो, फिर अगर कोई डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है बट आपकी कंपनी क्या है, वाइंडिंग अप में है, +3 और अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर और +3 मंथ्स, तो वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे। फिर सेट असाइड फॉर अ सेल, तो परचेजर को हम बोल देंगे कि रुक जाओ अभी तुम्हारा एक मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो हम उसके लिए वो टाइम पीरियड जब एक सेल सेट असाइड हो रही थी एक्सक्लूड कर देंगे। फिर अगर डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, ठीक है, बाहर है टेरिटरीज के अपने, फिर डेथ ऑफ अ पर्सन हो रहा है तो उसके लीगल रिप्रेजेंट के लिए वो टाइम देंगे, वो 13 दिन 12 दिन जितने दिन आपने उसकी डेथ सेरेमनीज और जो भी आप करते हो उसके लिए लगे आपको, ठीक है। अब अगर फ्रॉड और मिस्टेक हो रहा है तो वो टाइम पीरियड जब एप्लीकेंट और प्लेंटिफ दोनों ढूंढ के आएंगे कि प्रूफ क्या एविडेंस है कि हमारे साथ फ्रॉड और मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इसका सेक्शन है 18,
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट क्या बोलता है? पहली बात तो ये आपको एक्नॉलेज करेगा तब, मतलब किस चीज का एक्नॉलेजमेंट? कोई प्रॉपर्टी और राइट का। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट है विथ रिलेटेड टू या विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टी और राइट, उसके बाद आपको चार बातें हैं जो कंफर्म कर देते हो, जो फुलफिल कर देते हो, तो आपको फ्रेश, आपको क्या मिलता है? लिमिटेशन पीरियड के बाद भी आओगे तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट कब का होना चाहिए? पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के पहले का, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट। The acknowledgement must be in the property related to property or right. It must be in writing and signed, ठीक है। और it must be made before the expiry of period of limitation, ठीक है। तो अगर सब कुछ हो गया तो fresh period of limitation आपको मिल जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, इसमें क्या बोलता है वो? देखो, अगर किसी के साथ आपका कोई मनी ड्यू है, ठीक है, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अब वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम है कोर्ट में जाने का 3 साल का, ठीक है। अब आप 3 साल खत्म होते होते अगर जा रहे हो और बीच में लास्ट ईयर है या लास्ट डे है ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बीच में अगर आपको कुछ अमाउंट मिल जाता है तो आपका क्या हो जाता है? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये समझ आया आयुष? ठीक है। अब मैं दो क्वेश्चंस देती हूं, उसके बाद आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। राशि क्वेश्चन रीड करना। बताओ, रुको। क्या कर सकता है? अब इसके लिए ना सबसे पहले टाइम देखना चालू करो। सबसे पहले कब चालू हुआ है? 30 नवंबर को। कितना लोन लिया है? 20,000। किसने लिया है? मोहन। मोहन ने सोहन से लिया है, ठीक है। लेकिन कब हुआ है ये सब? 2008 को, ठीक है। अब ही पेड हिम अब 2011 में, ये लाइन नहीं लिखी है कि कब पे होगा कब होगा, नहीं होगा, ठीक है। 2008 से अगर अपन लिमिटेशन पीरियड चालू करेंगे तो कब खत्म होगा? 2011 में ही, वो भी नवंबर में ही, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया? खत्म होने तक पहले ही 31 अगस्त को ही क्या दे दिया उसको? 5,000। तो क्या ये इसका लिमिटेशन पीरियड नवंबर में खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। कब से चालू होगा? 31 के बाद से जस्ट नेक्स्ट डे से फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले सेक्शन 19 एक्सप्लेन करोगे। देखो, as per section 19 a fresh period of limitations become available to a creditor from the date of part payment when the part payment or interest of payment of debt is made by the debtor before the expiration of period of limitation। खत्म होने के पहले ही उसने क्या किया? उसको कुछ पैसा दे दिया। further it would be considered an acknowledgement of payment, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करेंगे, तो hence suit is maintainable और उसको भी हमने कंसिडर किया है। Since in this case Mohan made the part payment on 31st August, a fresh period of limitation year will commence from 31st August 2011 as per schedule। limitation period for money lent is 3 years। ये भी तुम्हें बता देना है, ठीक है। तो फ्रेश पीरियड चालू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, तो कोर्ट मत आओ ना, कोर्ट का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो जब वो पैसे दे रहा है तो वो जब आपको पे कर रहा है, अब उसके भी रीजंस होंगे कि वो आपको जितना भी उसने लिया, 20,000 लिया था तो 5,000 दिया है। जब आपको पे कर रहा है तो आप कोर्ट में क्या बोलोगे कि पैसे दिलवाओ, जल्दी दिलवाओ।
तो चले जाओ कोर्ट, लेकिन बोलेगा जब वो आपको पे कर रहा है तो आप 5 साल के लिए आपको जल्दी चाहिए तो आप उसके प्रूफ्स दो और आप जल्दी ले जाओ। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन दोबारा चालू हो जाएगा, तो आप उससे मत डरो। आपको आज सारे 20,000 पैसे चाहिए तो आप कोर्ट आ जाओ, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आ जाओ कि 20,000 बोला था इसने कि कल रिटर्न करेगा और नहीं कर रहा है, कल से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया। हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट, हम बोल रहे हैं कि आपके लिए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू गया, आपको कोर्ट अभी आना है, आप अभी आओ, लेकिन आपके पास 2 साल और है तो भी आ जाओ, तो भी कुछ तो प्रूफ होगा ना कि आपने पेमेंट दी, आपने 20,000 का लोन दिया है। पैसे देने वाला खुद ही कहीं ना कहीं साइन कराएगा, इतने पैसे कोई फ्री में नहीं देगा किसी को, ठीक है। चलो अर्पित, क्वेश्चन रीड करो ये वाला। गलत लिखा है, समझ नहीं आया। 1 मिनट पलक, कहाँ लिखा है एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर? Subsequently, Sohan instituted a recovery or suit for dues Mohan after the period of expiry of 2 years. अभी इसके बाद तो उसके पास 3 साल चालू हो गए ना। देखो पहले क्या है 2008, ठीक है, 2008 में मैटर चालू हुआ, 2008 से 3 साल कब हो गए? 2011, 2011 से वापस 3 साल चालू हुए ना। हाँ उसके बाद उसने 2 साल बाद किया, तो सूट इज मेंटेनेंट। क्या एक्सपायरी हो गया बेटा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हाँ तो है ना आपके पास अभी 1 साल और है ना। अच्छा एक बात बता, 2011 में पेमेंट आई, अब 3 साल है, 3 साल काउंट करो 2011 से। नहीं 2 साल क्यों मिलेंगे? 3 साल ये उसके बाद पार्ट पेमेंट कर दिया, वापस पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू के, ये लाइन लिखी है तो वापस पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? 3 इयर्स, वापस 3 साल मिलेंगे। वही तो फलक बोल रही है कि मैम ऐसे तो बार बार वो 2,000 दे देगा और फिर बोलेगा नया पीरियड लिमिटेशन, नया पीरियड लिमिटेशन। तो मैं वही बोल रही हूँ, जा सकता है, चाहे तो वो इसी दिन कोर्ट चला जाए, पर 2 साल रुक के गया है तो क्या वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर है? हाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि क्या सूट इज मेंटेनेबल? यस मेंटेनेबल। कोर्ट की ड्यूटी है जब वो चेक करेगा 2008 का मैटर अभी आ रहा है, मतलब 2012-13 अभी आ रहा है, लिमिटेशन पीरियड कट, वो बोलेगा नहीं सर 2011 में पेमेंट मिली थी उसके बाद आ रहा हूं, बोलेगा ठीक है एक्सेप्टेबल, ठीक है। मानसी इतना नहीं बता पाई, उसको नहीं मान रहा था। चलो इडियट, इडियट बोल दिया उसने तुमको, तुम बिहेव मत करो वैसे। चलो अर्पित took a debt of ₹10,000 from Bharat on January 1998 and promised to pay by December 2003। यहाँ याद रखना 1998 और 2003। He could not pay such debt within the stipulated time. On 1st December 2006, Arpit paid ₹500 as interest such debt to Bharat against receipt। हाँ क्या हो गया? इंटरेस्ट दिया उसने। भरत फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अर्पित टू रिकवर द डेथ ऑन 15 दिसंबर 2008। बताओ क्यों नहीं होगा? कौन बोल रहा है कौन बोल रहा नहीं है? है पहले, मतलब सूट मेंटेनेबल है, 2 लोग बस है। क्यों है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और उसके बाद फिर उसने 2008 में सूट फाइल किया। उसने आज पहली क्लास है उसकी। बताओ नहीं समझ आया स्नेहा? क्या कर सकता है सूट?
आज लोन दिया है बैंक को, बैंक ने तुमको, आज से तुम्हारा पीरियड, अब बैंक तुम लोन रीपे की डेट तो तुमने पूछी नहीं, अब बैंक तुम्हारे कोर्ट भाग रहा है कि इसने हमसे लोन लिया, वापस दो वापस दो वापस दो। ऐसा कहाँ पलक यार ऐसा कैसे हो गया? आज मैंने तुमको लोन दिया है, कल से मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरे पैसे वापस दो, यूज ही नहीं हुआ है लोन। यही कंफ्यूजन है, ऊपर नई डेट दी थी मैंने इसलिए मेंशन भी किया था। देखो बच्चों यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो कब रीपे करेगा, यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो कब रीपे करेगा। दिशा समझ आ रहा है कब रीपे करेगा वो? ध्यान दो, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो चलो, 10,000 का डेट लिया था 1998 में, और बोल दिया था उसने कब? 2003 में देंगे। तो हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से चालू कर रहे हैं? 2003 से 3 इयर्स कितने हुए बेटे? 2006 में ही, बस 1 दिसंबर को ही, 31 दिसंबर को खत्म होता है उसका लिमिटेशन पीरियड। 1 दिसंबर को इसको क्या मिल गया? डेट मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन इंटरेस्ट दे दिया उसने 500 रुपए, तो क्या उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन दोबारा स्टार्ट होगा? इंटरेस्ट के केस में भी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हो जाएगा? तो बीच में 2008 में अगर उसने केस फाइल किया है तो वो क्या मेंटेनेबल है? ठीक है, सबको समझ आ गया? सेम जैसे पहले एक्सप्लेन करना है वो, फिर सिंस द ये, फिर वो ये नहीं वो ये वो, ठीक है। 3 पैराग्राफ में तुमने लॉ एक्सप्लेन कर दिया। तुमको पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, फिर तुम्हें लॉ जो फैक्ट्स हैं वो, और फिर कंक्लूजन, ठीक है। इतना ही आंसर लिखना है, ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। कॉपी में लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, उधर छुटकू सा लग रहा है। चलो फिर लास्ट टॉपिक था हमारा एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। इसमें हमने देखा है कि भाई आपके पास क्या है? ईजमेंट राइट्स हैं। आप अपने एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स सेक्शन 25 में एक्सप्लेन करते हो। अगर आपके पास कोई, जो बच्चे लेट आए थे उनको बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई रेंट पे प्रॉपर्टी है तो क्या वहां से जो लाइट आती है, वाटर मिलता है अंदर, हवा आती है, उस पर आपका राइट है ना? तो क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी पोजेशन में है, ठीक है। तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो लाइट वाटर ये सब नहीं लोगे, हमारे बंद घर में रह लो, आपको ये चीज नहीं बोल सकते। अगर कोई बोलता है तो आपका ये राइट है, आप इसके अगेंस्ट ईजमेंट एक्ट के अंडर भी जा सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि अगर आप 20 साल से कोई ऐसे राइट्स एंजॉय कर रहे हो और अब ये अफेक्ट हो रहे हैं, किसी और ने बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो आपकी लाइट एयर अफेक्ट हो रही है, तो उसके कंस्ट्रक्शन से पहले आप सूट फाइल कर सकते हो, क्योंकि आप 20 साल से वो चीज को यूज कर रहे हो। अब अगर आपको 18 ही साल हुए हैं अभी तक, ठीक है, जैसे आपने बोला कि ये मैं इस प्रॉपर्टी पे रेंट पे रह रहा हूँ 20 साल से और मेरे को यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से हवा आती है, मैं अपनी विंडोज नहीं बंद करता हूँ, सब कुछ सही है, ठीक है। अब वहां पे एक और बिल्डिंग बन रही है जिससे आपकी लाइट, और यहाँ पे भी एक और विंडो जिससे आपकी एयर, दोनों चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं कि अब आपको ये दोनों चीजें नहीं मिल सकते, वो बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो रही है। अब आप 20 साल से यूज करो, सपोज अभी 18 ही साल हुए हैं, लेकिन कहने को आप 20 साल बोल, पर हुए कितने हैं? 18 साल। सामने वाला बोलने आ गया अभी तो 20 साल हुए ही नहीं है, कई के लिए अल्लाह कर रहा है, सेक्शन 25 में तो लिखा है कि 20 साल में आना है, तो लॉ में ये भी लिख दिया, लेकिन पीरियड एंडिंग होते तक शैल बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 2 इयर्स, अभी 2 साल बाकी हैं, तभी भी आप सूट अगेंस्ट उसके आ सकते हो। बाहर चलिए। अब उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे, ठीक है। क्लासिफिकेशंस में 30 इयर्स किस किस में है? मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी और स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर 12 इयर्स किस केस में देखे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और एंड्योमेंट। 3 साल किस किस में देखे हैं? रिलेटिंग टू अकाउंट्स, डिक्लेरेटरी सूट, इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी डिक्री चाहिए आपको रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। 1 और 3 इयर्स टॉर्च, और जिनके लिए कोई भी टाइम नहीं बताया, 90 डेज टू 10 डेज जब आप कोई परमिशन ले रहे हो, या फिर समरी प्रोसीजर। अब मुझे एक बात बताओ कि टेस्ट कब देना है?